नमस्कार साथियों। एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूं और आज की स्टॉक लर्निंग में हम कुछ नई कंपनी की चर्चा नहीं करेंगे। एक पुरानी कंपनी की चर्चा करेंगे। जो कंपनी सोलर एनर्जी जो सेक्टर है उसमें ग्लास मैन्युफैक्चर का कामकाज कर। दोस्तों देखा जाए तो ये जो सेक्टर है वैसे भी एक बूस्ट करने वाली सेक्टर है जहाँ पे लगातार ऊंचाइयों पे टच होती है। क्यों? क्योंकि मार्केट में डिमांड है इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन को लेकर के काफ़ी सारी चीज़ें होती है। इसमें अलग अलग, चाहे वो जनरेशन का सिस्टम्स हो। इसमें एक सोलर सिस्टम है जहाँ पे इजिली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाता है और स्टोरेज के लिए वो जो बैटरीज होती है उसमें बैटरी में स्टोर हो जाती है। जो कंपनी उससे डील करती हो या उसकी एसेसरीज बनाती हो या उसमें उसके पार्ट्स को लेकर देखा जाए या उनकी किसी भी एक्टिविटी को लेकर देखा जाए जो कि सोलर सिस्टम के अंदर कामकाज करती हो, उनकी क्या है, हाई ग्रोथ पोटेंशियल की बात किया जा रहा। क्योंकि मार्केट में डिमांड है किसको लेकर के, सोलर को, जिसके लिए इंस्टॉलेशन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, आप बड़ी बड़ी प्लांट की जरूरत नहीं है, घर पे भी आप लगा सकते हैं, घर से भी इनका यूटिलाइजेशन हो जाती है। चलिए जानने के प्रयास करेंगे। कंपनी का नाम है बोरोसिल। जो बोरोसिल है वो मैन्युफैक्चर ऑफ द ग्लास, सोलर ग्लास मैन्युफैक्चर का कामकाज करती है। इसके अलावा देखा जाए इनके पास लो आयरन टेक्सचर्स सोलर ग्लास है। इसके अलावा ढेर सारा सोलर ग्लास के अलग अलग जो मॉडलिंग की बात है, अलग अलग प्रोडक्टिविटी की बात, यहाँ पे एंटी रिफ्लेक्टिंग कास्टिंग की बात किया जाता है। ये सब चीज़ें बनाती है कंपनी। समझ में आती है कि क्या सिंपल शब्दों में समझा जाए तो कंपनी सोलर सिस्टम में कंपनी काम का करती है जिसका नाम है बोरोसिल रिन्यूएबल लिमिटेड। अब इसकी चर्चा हम क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे कुछ कारण है। कारण है जो पिछले 6 महीने से इस स्टॉक में एक लगातार बिकवाली का प्रेशर चल रहा है। जब तक बिकवाली का प्रेशर देखा जाए तो मार्केट में अच्छी खास, इसको कहते हैं, प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। आखिर एक सवाल और आता है ना कि अच्छा, कोई तो कोई बेच रहा है तो कोई खरीद तो रहा है ना, कोई ना कोई खरीद रहा है, लेकिन खरीदने के बाद आज के टाइम में उसकी वैल्यू क्या है, डिस्काउंटेड पे बेचा जा रहा है और ये लगातार अपनी बॉटम के आसपास आके खड़ी हुई है। जिस बॉटम के आसपास अभी मैच किया था पिछले 6 महीने की, जिसको सबसे लोअर टू लोअर बिर्थ की बात किया जाए, वहाँ पे टच करने के बाद दोबारा मार्केट में सस्टेनेबिलिटी बनाने की प्रयास किया गया। लेकिन क्या यहाँ पे पॉसिबिलिटी है जो इसके ऊंचाइयों को जाएगा या इसकी रिजल्ट से लेकर एक्सपेक्ट किया जाता है? चलिए इसी कड़ी को समझेंगे आज इस लर्निंग में, जहाँ पे देखा गया कि उसका बुक वैल्यू से जो करंट प्राइस है वो 6 गुना से ज़्यादा बढ़ चुका है। इंडस्ट्रियल का जो पी कहता है वो करीब 52 का कहता है और इसका पी बिल्कुल नहीं कहता। उसके पीछे कारण है जो कंपनी अभी तक लॉस मेकिंग में देखने को मिलता है, क्योंकि अर्निंग पर शेयर जो है ना करीब करीब 4 रुपये के आसपास नुकसान है। अर्थात देखा जाए तो फेस वैल्यू से 400% की नुकसान कर दी, जिसकी वजह से ROC एंड ROE दोनों इज द नेगेटिव पार्ट है, जो कि शायद अर्निंग को बिल्कुल डिक्लाइन करती है। डिविडेंड की कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है प्लीज़ अभी तक। और यहाँ पे देखा जाए तो प्रमोटर्स की होल्डिंग तो ठीक ठाक है, 61% के आसपास की होल्ड करता है। दो एस्पेक्ट को और देखते हैं, एक तो कर्ज वाली सेक्शन को, दूसरा क्या जो सेल्स का सेक्शन है जहाँ पे सेल्स का के बेसिस पे स्टॉक को जो अर्निंग पर सेल्स को हिट किया जाता है उसको भी देखेंगे आपस में। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, जो क्या लगता है कि इसका प्राइस जो अभी फिलहाल 450 के आसपास चल रहा है, या 450 जो है उसका एक बिग सपोर्ट की बात कर रही है। अब सपोर्ट क्यों होता है? जहाँ पे बार बार आ करके क्या हो, अपनी सपोर्ट लेती हो। अब सवाल आता है क्या इसका हायर टू हायर जो है वो कहाँ 700 तक पॉसिबल ही है? दोस्तों देखा जाए इसमें स्टॉक में भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, लोगों की रुझान काफ़ी ज़्यादा है। जहाँ पे अच्छी बात यह है जो कंपनी में भले ही 6 महीने से गिर रहा हो, भले ही 6 महीने से गिर रहा हो, लेकिन इस कंपनी में एफआई की भूमिका अच्छी खासी रही है। अभी भी जो जून तक का डेटा था उसमें था, सितंबर का डेटा आएगा तो एग्जैक्टली पता चलेगा क्या एफआई भी लगातार बेच रहे हैं या कुछ पोजीशन को बना रहे हैं। पब्लिक के पास ज़्यादा है और पब्लिक के पास ज़्यादा है तो वो करीब 3.25 लाख
3.5 लाख के आसपास की भीड़ तब भी इंटरेस्टेड है इसको होल्ड करने को लेकर के। अब समझ में आना चाहिए इसकी जो इस ये समरी डेटा है, इसके पीछे हम क्या करेंगे, केवल और केवल एक चीज़ को जानेंगे, इसका नाम है रिस्क टू रिटर्न। इसमें हम रिस्क टू रिटर्न, R2R के अंदर रिस्क टू रिकन्सलेशंस, रिस्क टू रिवार्ड की चर्चा करेंगे। पहले चलते हैं रिस्क टू रिकन्सलेशन की पार्ट है, पहला पार्ट, जहाँ पे इनकी फंडामेंटल फाइनेंशियल सिचुएशन को देखें, ताकि इनके जो भी कारोबार है यहाँ से जो कहती है, तो कारोबार से कितना पैसा आता है जी, और कारोबार से कितना एक्चुअली प्रॉफिट बनाती है कंपनी, उसकी कड़ी में देखा जाए तो कह सकते हैं जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का जो ग्रोथ लेवल रहा है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक में एक गिरावट का संकेत नियर अबाउट, लेकिन नहीं, इसमें तब भी देखने को मिला करीब करीब कितना 4-5% के आसपास उछलती है, लेकिन इसके कंपेयर टू ये ज़्यादा करती है क्योंकि यहाँ पे एक लंबी गिरावट दर्ज कर। दूसरी सिचुएशन की बात कर जाए ईयरली बेसिस में, तो शायद कह सकते हैं ईयरली बेसिस में कंपनी को लेकर हुआ क्या, तो यहाँ से लेकर के लगातार अपने ऊंचाइयों पे टच कर रही है, अपनी ऊंचाइयों पे जाने में कोई कसर नहीं छोड़ा, चाहे हम पिछले साल से डेटा से कंपेयर कर लें या फिर हिस्टोरिकल सारे के सारे डेटा से कंपेयर करें। इनका सेल्स लगातार बढ़ा है, लेकिन प्रॉफिट की पार्ट में यहाँ आकर के ना इनकी गिरावट दर्ज कर। इसके पीछे क्या कर्ज के कारण ऐसा हुआ है या कुछ और एक्शन की वजह से हुआ है, इसके भी हम कुछ कारण को देख लेते हैं। क्या उन्होंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट से ऐसा लिया या ऐसा नहीं लिया। यहाँ देखने को मिला कंपनी के लेकर के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी कम है कंपेरिजन टू द प्रीवियस डेटा। ये प्रीवियस डेटा इसके पास करीब 28%, 25% तक की आंकड़ा दिलाती थी, वो आजकल 6% के आसपास अटकी पड़ी है, जिसकी वजह से जो प्रॉफिट होना चाहिए था वो लॉस कन्वर्ट कर रही है। क्यों? क्योंकि इनके पास जो इंटरेस्ट की पार्ट है वो भी क्या है, नियर अबाउट द अदर सोर्स ऑफ इनकम से ज़्यादा का पार्ट है, इसलिए यहाँ पे, और वैसे भी जो डिप्रेशन की पार्ट को माइनस करते हैं तो ये सब सारे हमारे पास क्या दिखती है, नेट लॉस फिलहाल दिखती है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। ईयरली डेटा बेसिस कहती है जो यहाँ पे आज भी जो मार्च तक का डेटा था और लास्ट 12 महीने का डेटा था, वहाँ भी निगेटिव ही देखने को मिला था। लेकिन निगेटिव में क्या कहती है, क्या इसके प्रति कारण क्या था, इनका इंटरेस्ट का पार्ट उतना ज़्यादा नहीं रहता, लेकिन अदर सोर्स ऑफ इनकम ठीक है, इन दोनों का आपस में एडजस्टमेंट किया जा सकता है आसानी से, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम होने की वजह से और डिप्रिसिएशन की पार्ट की वजह से इनमें नुकसान का नंबर देखने को मिलता है। अब एक चीज़ को और समझने वाली बात है, जो यहाँ पे फंडामेंटली में हमारे सामने ये दिखता है, जो भाई ठीक है, सेल्स ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ा सा डाउन साइड है, डिप्रिसिएशन की वजह से लॉस है, डिप्रेशन वैसे जो इंटरेस्ट की पार्ट है उसमें ज़्यादा बर्डन नहीं बना रखी है। तो कर्ज को लेकर के क्या क्या, तो कर्ज को लेकर कहते हैं कि बोरोइंग्स इज द इंक्रीजिंग पार्ट, जो लगातार बढ़ा रही है। बढ़ने के पीछे कारण, तो कहते हैं बढ़ने के पीछे कारण क्या है, इन्होंने अपनी अदर एसेट्स में इंक्रीज किया है। वो कैसे इंक्रीज किया और क्या किया, क्या उन्होंने कुछ प्रोडक्टिविटी बनाई फिर उन्होंने बेच दिया, उसके बाद पैसा भी नहीं आया या इन्वेंट्री में पैसा पड़ा हुआ था। तो यहाँ पे देखा गया कि इनके पास ट्रेड रिसीवेबल भी कंपेरिजन टू द बाकी पार्ट्स में 123 करोड़ का आंकड़ा दिलाती है, और 123 करोड़ के आंकड़ा में इनके पास रिस्क फैक्टर काफ़ी ज़्यादा नहीं था, नियरली 1 महीने के रिस्क फैक्टर की बात करती है। लेकिन यदि परसेंटेज वाइज देखें तो शायद ये कह सकते हैं कि इनका 123 करोड़ के आंकड़ा से प्रॉफिटेबिलिटी बेसिस में इशू आती है। पता है क्यों इशू आती है? यहाँ पे हमने लिया 123 करोड़, जो मार्केट में इनका क्या था, उधार पड़ा हुआ। अब दूसरी बात आती है कि जो प्रॉफिट था वो नुकसान में है, अर्थात लॉस में चल रही है, और इसके अकॉर्डिंग देखा है तो 1367 करोड़ का कहता है इन द टोटल सेल्स। इन तीनों को नंबर में देखेंगे तो कुछ कंक्लूजन आता है कि अच्छा, इसमें यदि हम इसको भी पार्ट को हटा दें, जो कि खास के 54 करोड़ के आसपास ये आता है, तो शायद कह सकते हैं कि इसमें करीब 100 करोड़ से ज़्यादा का क्या है, लॉस हो गया। नेट लॉस की बात किया जाए तो इसकी वजह से इसमें क्या हुआ, इसकी परसेंटेज रिस्क फैक्टर रिस्क परसेंटेज ज़्यादा कहती है कंपेरिजन टू द रिस्क डे को लेकर। रिस्क के अंदर दो चीज़ें, रिस्क डे एंड रिस्क परसेंटेज, इन दोनों को आपस में जब कंपेयर करें तो कुछ ऐसा, लेकिन तब भी मार्केट में क्या है, स्ट्रॉन्ग तो है कंपेरिजन टू द
किसको लेकर के? शेयर होल्डिंग पैटर्न को लेकर के, जहाँ पे कुछ बिग हैं जो इनकी ट्रस्ट बिल्डअप कर रहे हैं। और ये भी देखा गया कंपनी को लेकर के जो लगातार इसकी ये भी इंक्रीज करती नज़र आती है, जिसका नाम है एक डिमेरिट की बात करते हैं, इसको कहते हैं जहाँ पे वीकनेस की बात किया जाना, वीकनेस की बात ये है तो 14% से ज़्यादा लायबिलिटी लेती है, मतलब सिर पे बड़ी सी लोन लेती है, कर्ज लेती है, और इनकी जो एसेट्स बढ़ी वो केवल और केवल 3% बढ़ी, तो ये इनके लिए क्या है, एक वीकनेस की बात करते हैं। इसी कड़ी को यदि हम ये समझें, जो साल दर साल का क्या हुआ, साल दर साल को लेकर कंपनी कहती है, मैनेजमेंट कहती है जो भाई इसमें ना करीब सेल्स तो हम लगातार बढ़ाने के प्रयास में हैं, लेकिन प्रॉफिट हमारे पास बढ़ नहीं रहा है। स्टॉक प्राइस सीजीआर में हमारे पास उस लेवल से कामकाज हुआ नहीं, क्योंकि हमें ये सपोर्ट नहीं दे रही और ये सपोर्ट नहीं दे रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी बिल्कुल हमें सपोर्ट नहीं दे रही है। इन सब सेंटिमेंट को देखते हुए कुछ अब एक्सपेक्टेशन क्या किया जा रहा है, जो सितंबर का रिजल्ट आएगा, सितंबर का रिजल्ट यदि कुछ अच्छे पोजीशन के साथ आती है या वहाँ पहले लग जाती है किसी बड़े को, तो मार्केट में क्या होगा, मार्केट में दोबारा खरीदारी का प्रेशर बढ़ेगा। तो कहते हैं हम बायर साइड इज द बुल। अभी भी क्या था, सेलर साइड इज बुल था, अभी बायर साइड अब बुल होगा कब, यदि उनको ये पता चला गया ट्रेंडिंग वे के हिसाब से जो इसका रिजल्ट अच्छा आ सकता है, तो ही ऐसा एक्सपेक्टेशन हो सकता है। अदरवाइज जो ट्रेंडिंग कहता है तो मार्केट में कोई इंटरेस्टेड पार्टी नहीं है यहाँ पे। ट्रेडिंग तो दो है, ट्रेडिंग की पार्टी जिनके पास है वो लेके बैठे हुए हैं, वो इंटरेस्टेड नहीं है जो भाई बेचना है खरीदना है, जहाँ पे हमारे पोर्टफोलियो में वहाँ पे रखा हुआ, बस ऐसा डेटा की बात करती है। तो पिछले 3 साल के डेटा बेसिस को देखा जाए तो भी क्या थी, यहाँ पे उतनी बड़ी इंटरेस्ट नहीं आ रही थी इसको बेचने को लेकर के या खरीदने को, लेकिन ओवरऑल पिछले 5 सालों में इसके सेम रेंज में कंसोलिडेट करती हुई नजर आती है, जो बहुत दिनों से देखने को मिल रही है। और एक ही रेंज में क्या कर रही है, कंसोलिडेट करती हुई नजर आती है, उससे ज़्यादा ना जाती है ना सर, एक ही रेजिस्टेंस सपोर्ट के आसपास ट्रेड करती हुई नजर। इसके पीएस में देखा जाए तो आती है शाहीज इंडिया, ग्लास, बोरोसिल्स रिन्यूएबल्स, बोरोसिल्स की दूसरी कंपनी भी शामिल है, सर इसकी एक होल्डिंग कंपनी भी शायद शामिल हो सकती है, जिसका नाम हो सकता है कि दोनों के आपस में कुछ कनेक्शन होगा, या बोरोसिल्स होल्डिंग एलपी है, और यहाँ पे एक बोरोसिल भी कंपनी जो कि शायद उनकी ही कंपनी हो सकती है, मैं ऐसा डेटा की बात नहीं कर रहा हूँ। जो डेटा यहाँ पे ग्रुप की बात उन्होंने नहीं देखने को मिला है, जिनके पास ग्रुप्स वाले हैं कि नहीं है। कुछ चीज़ों को और यदि हम डॉक्यूमेंट साइड में देखें तो शायद कुछ कंक्लूजन और मिलेगा कि अच्छा ये इनका था या नहीं था, तो मुझे लगता है कि ऐसा बोरोसिल रिन्यूएबल्स के ही होना चाहिए, उसका भी होना चाहिए। तो कहते हैं डेडिकेट टू ब्राइटर दैन टुमारो की बात करती है बोरोसिल रिन्यूएबल को लेकर के। इनमें बस ये देखने को मिला है कंपनी में कैपेसिटीज़ बिल्डअप को लेकर की, 60 साल का कहती है, मोर देन 60 ईयर ऑफ द एक्सेलेंस की बात करती है। बोरोसिल ग्रुप्स हैं जिसके अंदर बोरोसिल रिन्यूएबल एनर्जी, बोरोसिल लिमिटेड और बोरोसिल साइंटिफिक लिमिटेड 3 कंपनी इसके अंदर आती है। जो बेसिकली जब हमने देखा कि वहाँ पे ऐसा डेटा की, अब यहाँ पे स्टैंडअलोन डेटाबेस बेसिस और डेटा की बात करें, यहाँ पे वाई के हिसाब से और क्यू के हिसाब से क्या थी, कुछ में इंक्रीज देखने को मिला था, लेकिन वाई में डिक्लाइन करती थी, क्यू में एक अच्छी परफॉर्मेंस भी के साथ भी देखने को मिला था, कुछ हद तक परफॉर्मेंस अच्छा करती नजर आई थी, लेकिन तब भी कंपनी ऑलमोस्ट क्या थी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लॉस की बात कर रही थी। स्टैंडअलोन डेटा ऐसे कंसोलिडेटेड डेटा की बात और कर रही होगी। इसके अलावा देखने को मिलते हैं कंपनी का जो प्रेजेंस है, वर्ल्ड वाइड प्रेजेंस की बात करती है, जहाँ पे इजिप्ट की बात किया जाए या फिर रशिया की बात किया जाए, इंडिया, श्रीलंका की बात किया जाए। इसके अलावा देखा जाए तो मैक्सिको, ब्राज़ील, यूएसए, कनाडाज, नीदरलैंड, जर्मनी जैसी कंट्री में इनका कारोबार फैला हुआ है। ओवर 5% 7.5x ओवर 5 ईयर में इनका ग्रोथ लेवल की बात किया है, जो कि कैपेसिटीज़ टीपीडी की बात किया जा रहा। तो ये सब कुछ डेटा कंपनी के शामिल हैं इसके अंदर, जहाँ पे ग्रोथ लेवल तो बनाती है, लेकिन फंडामेंटली में कुछ एस्पेक्ट को लेकर के थोड़ा सा डाउन साइड देखने को मिला है, वो भी कुछ कंसोलिडेट करती हुई नजर आ रही है। गुड बात यह थी कि कंपनी के पास गुड क्वार्टर की बात करती है, ज़्यादा बढ़ा नहीं, कभी गुना बढ़ा है, इंटरेस्ट लो कवरेज की बात करती है,
द कैपिटलाइजेशन इंटरेस्ट की बात थोड़ा सा ज़्यादा कर रही है, जो कि इनके लिए डिमेरिट की बात है। और अदर सोर्स ऑफ इनकम भी अच्छा खासा रहा है, जो कि इसके बाद भी लोग कंपनी में क्या देखने को मिला, एक नुकसान फैक्टर देखने को मिला है। तो कोई रिवार्ड की बात तो कंपनी में नहीं किया जा रहा है, लेकिन रिस्क टू रिटर्न की तरफ चर्चा करें तो शायद ये कह सकते हैं, जो कंपनी पिछले कुछ सालों की डेटा के बेसिस में देखा तो एक साल में तो करीब 10% ही दिया, और 5 सालों में करीब कह सकते हैं कि 167% के उछाल के साथ कारोबार किया है। और यहाँ से देखिए एक लंबी कंसोलिडेट करने के प्रयास में चल रही थी। एक ही रेंज के आसपास कितनी बार प्राइस आ रही है, एक ही रेंज के पास कितनी बार प्राइस आ रही है, पहली मूवमेंट करती, दूसरी मूवमेंट करती है, तीसरी मूवमेंट के पास पहुंची है। और ये सपोर्ट लेवल बार बार एक ही लेवल के आसपास ले रहा था, सपोर्ट बनाने के प्रयास में है, और रिजल्ट के बाद ही कुछ एक्सपेक्टेड किया जा सकता है। मिलते हैं कुछ नई स्टडी के साथ दोस्तों। हमारी साइड से किसी भी कंपनी को लेकर के ना कोई ट्रेडिंग के बाद, ना कोई एडवाइजरी के बाद शामिल होने और लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यूएशन मिलता हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर।